आज हमारे चैनल नामालूम से मालूम तक में हम दुनिया के अजीम और ताकतवर डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के अरूज व ज़वाल की कहानी बयान करेंगे। मुकम्मल कहानी 3 अक़सात में पेश की जाएगी, इसलिए तीनों अक़सात ज़रूर देखिएगा। आज सद्दाम हुसैन अरूज व ज़वाल की कहानी में हम आपको बताएंगे कि सद्दाम की माँ सद्दाम को पैदा होते ही क्यों मार देना चाहती थी। सद्दाम हुसैन ने ज़िंदगी में सबसे बड़ा क्या सबक सीखा। सद्दाम इराक़ से फ़रार क्यों हो गया। सद्दाम ने क्या चीज़ ईजाद की और सद्दाम ने हुक्मरान बनने के लिए क्या प्लान बनाया। तो देखते रहिए सद्दाम अरूज व ज़वाल की कहानी किस नंबर 1। कहानी ऊजा के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यह गांव इराक के एक मशहूर शहर तिक्रित से सिर्फ 5 मील के फासले पर मौजूद है। उस वक्त उस गांव में ना तो बिजली थी, ना पक्की सड़कें और ना ही कोई पक्के घर। ये मुकम्मल तौर पर एक गुर्बत ज़दा गांव था। मुस्तकबिल के आमिर की माँ के अपने बयान के मुताबिक यही वो गांव था जहां सद्दाम हुसैन ने पैदा होने से पहले ही लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया था। सद्दाम के पैदा होने से चंद महीने पहले ही सद्दाम का बाप और बड़ा भाई इंतकाल कर गए। सद्दाम की मां का कहना था कि वो एक शैतान को जन्म दे चुकी है जिसने अपने बाप और भाई को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया है ताकि वो ख़ानदान का वाहिद मर्द बन सके। सद्दाम की मां सद्दाम को पैदा होते ही मार देना चाहती थी, बल्कि अक्सर रिवायात के मुताबिक वो इस बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहती थी। उसने एक दफ़ा खुदकुशी करने की भी कोशिश की, मगर मां की इस ख्वाहिश के बावजूद 28 अप्रैल सन 1937 को सद्दाम इस दुनिया में आ गया। न सिर्फ ये कि ये बच्चा पैदा हुआ, बल्कि इसको वो नाम दिया गया जो दुनिया में इसकी शख्सियत की दुरुस्त अक्कासी करता है, सद्दाम, यानी टकरा जाने वाला। ये नाम इसलिए बेहतरीन था कि सद्दाम पूरी ज़िंदगी अपने मुकाबले पे आने वाले हर शख्स से हमेशा टक्कर लेता नजर आया। पैदाइश के फ़ौरन बाद ही सद्दाम को उसकी माँ ने कबूल करने से इनकार कर दिया, इसलिए सद्दाम को उसके एक अंकल खैरुल्लाह तलफा के पास भेज दिया गया। खैरुल्लाह बाद में सद्दाम का ससुर भी बना जब सद्दाम की पहली शादी खैरुल्लाह तलफा की बेटी साजिदा तलफा के साथ हुई। खैरुल्लाह तलफा की परवरिश ने सद्दाम की शख्सियत पर ऐसे असरात छोड़े जो मरते दम तक उसके साथ रहे। इस परवरिश के दौरान सद्दाम ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये थी कि इंसान अपने अलावा दुनिया के किसी शख्स पर एतमाद नहीं कर सकता। सद्दाम का यह अंकल हिटलर और उसकी नाजी पार्टी से बहुत मुतासिर था। बाद में खैरुल्लाह ने कई जगह अपने सियासी फ़लसफ़े का भी इजहार किया। खैरुल्लाह तलफा ने एक पम्फलेट भी छापा जिसका उन्वान था वो 3 जिन्हें अल्लाह ताला को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। फारस के लोग, यहूदी और मक्खियाँ। ख़ास तौर पर यहूदियों से नफ़रत खैरुल्लाह के खून में रची बसी थी। अगर सद्दाम के साथ बचपन में पेश आने वाले सानेह और खैरुल्लाह की परवरिश को मद्देनज़र रखा जाए तो सद्दाम के जहन को समझने में बहुत आसानी हो सकती है। इसी दौरान इराक़ जो तेल की दौलत से माला माल था और बरतानवी असर रसूख में था, शदीद अबतर अंदरूनी मसाइल का शिकार होता जा रहा था। सन 1958 में जनरल अब्दुल करीम ने इराक़ की कठपुतली हुकूमत का तख्ता पलट दिया और इराक़ से बरतानिया का अमल दखल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो गया। लेकिन फ़ौरन ही पूरे मुल्क में ताकत हासिल करने की दौड़ ने जन्म ले लिया। मुल्क में अफरा तफरी फैल गई और मुल्क का निज़ाम जनरल अब्दुल करीम के हाथों से निकलने लगा। दूसरी तरफ अब तक सद्दाम इराक़ में मौजूद बास पार्टी ज्वाइन कर चुका था। ये पार्टी मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए उन दिनों अपना पूरा जोर लगा रही थी। सद्दाम ने बास पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि ये पार्टी 50 की दहाई में इराक़ की सबसे मकबूल पार्टी बनती जा रही थी और हर कीमत पर ताकत हासिल करना चाहती थी, चाहे उसके लिए किसी का कत्ल भी करना पड़े। इसीलिए बास पार्टी ने जनरल अब्दुल करीम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उस वक्त सद्दाम एक आम सा लड़का था, मगर जनरल अब्दुल करीम को कत्ल करने के लिए बास पार्टी की नज़र सद्दाम पर पड़ी और इसे ये काम सौंप दिया गया। उस वक्त सद्दाम की उम्र सिर्फ 22 साल थी और वो बास पार्टी का बहुत अदना सा रुकन था, मगर बास पार्टी ये पहचान चुकी थी कि सद्दाम से कोई भी काम कराया जा सकता है, यहाँ तक कि कत्ल भी। उन्हें मालूम था कि सद्दाम हथियार इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानता है, ख़ास तौर पर जब किसी इंसान को निशाना बनाना हो। जनरल अब्दुल करीम की जीप ने 7 अक्टूबर सन 1959 को बगदाद की एक सड़क से गुजरना था।
सद्दाम समेत तमाम हमलावर दो ग्रुपों में बंट गए और सड़क के दोनों जानिब अपनी पोजीशनें संभाल कर जनरल अब्दुल करीम की जीप का इंतजार करने लगे। जीप के पहुंचते ही दोनों ग्रुपों ने जीप पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। ये फायरिंग इतनी शदीद थी कि कई गोलियां दोनों ग्रुपों ने अपने ही लोगों पर बरसा दी। हमलावरों में से सबको यकीन हो चुका था कि जनरल अब्दुल करीम हलाक हो चुका है। इसी दौरान एक साथी हमलावर की बंदूक की गोली सद्दाम को भी जा लगी। वो शदीद जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी भागने में कामयाब रहा। जब मरता हुआ सद्दाम इस गाड़ी में पहुंचा जिसमें उसने बैठकर भागना था, तो मालूम हुआ कि उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी में मौजूद ही नहीं। ड्राइवर करीब के एक होटल में बैठकर आराम से चाय पी रहा था। सद्दाम की जान बहुत मुश्किल से बची। दूसरी तरफ जिस जनरल अब्दुल करीम के बारे में हमलावर समझ रहे थे कि वो कत्ल हो चुका है, जिंदा रहा। सद्दाम उस वाक़े के बाद फरार हो गया। ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन का कैरियर बास पार्टी में शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। मगर 4 साल बाद ही जो काम करने में सद्दाम नाकाम हो चुका था, वो काम बास पार्टी के कुछ और लोग करने में कामयाब हो गए। 1963 में बास पार्टी ने हुकूमत का तख्ता पलट दिया। जनरल अब्दुल करीम को पकड़ लिया गया और कत्ल कर दिया गया। सद्दाम ने सुख का सांस लिया और वापस अपने वतन लौट आया। उसने दोबारा सियासी जद्दोजहद शुरू कर दी। मगर ज़्यादातर लोग सद्दाम को सिर्फ छोटा मोटा बदमाश समझते थे। कोई भी उसे लीडर के तौर पर नहीं देखता था। सद्दाम अभी जवान था और बास पार्टी में उस वक्त बहुत सीनियर लोग मौजूद थे जो पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दे चुके थे। इन हालात में सद्दाम को मालूम था कि वो कभी भी पार्टी में किसी काबिल जिक्र पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। मगर फिर जुलाई सन 1968 में उसकी तकदीर ने करवट बदली। सद्दाम का दूर का एक रिश्तेदार जनरल अहमद हसन अल बकर बगावत के जरिए हुकूमत संभालने में कामयाब हो गया। रिश्तेदारी की वजह से सद्दाम जनरल अल बकर की कुर्बत हासिल करने में कामयाब हो गया। ये कुर्बत इस कदर बढ़ी कि जनरल अल बकर का रवैया सद्दाम के साथ बिल्कुल बेटों जैसा था। जनरल अल बकर को अपनी ताज़ा हुकूमत को मजबूत करने और मज़ीद बगावतों से बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए सरबराह की ज़रूरत थी। और सद्दाम जैसे मुंह बोले बेटे के होते हुए अल बकर की नज़र किसी और की तरफ कैसे जा सकती थी। मगर सद्दाम को सिक्योरिटी सर्विसेज का सरबराह बनाना सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो जनरल अल बकर के करीब था, बल्कि तारीख दानों के मुताबिक सद्दाम के बचपन और जवानी के वाक़यात ने उसकी शख्सियत पर ऐसे निशानात छोड़े थे कि सद्दाम हर कामयाब आमिर की तरह दूसरे अफराद को तकलीफ देकर खुशी महसूस करता था। सद्दाम ने सिक्योरिटी सर्विसेज का सरबराह बनते ही सिक्योरिटी सर्विसेज में अपने कबीले के नौजवानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। ये नौजवान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत थे। ये तमाम नौजवान सद्दाम के लिए अपने बच्चों की तरह थे और अक्सर लोगों का कहना था कि ये खाना भी सद्दाम के हाथ से खाते हैं। सद्दाम इन नौजवानों का हर तरह से ख्याल रखता था। घर, गाड़ी, पैसा, ये लड़के जिस ख्वाहिश का इजहार करते थे सद्दाम हाजिर कर देता था। गांव के इन गरीब लड़कों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी और ये नौजवान दिलो जान से सद्दाम के लिए कुर्बान होने को तैयार थे। ये सद्दाम के एक हुक्म पर कोई सवाल किए बगैर कुछ भी कर सकते थे। सिक्योरिटी सर्विसेज के सरबराह के तौर पर सद्दाम को पहली दफ़ा शोहरत मिलना शुरू हुई। वो एक सख्त गिर शख्स के तौर पर जाना जाने लगा। बास पार्टी के लोगों में इसकी दहशत बैठना शुरू हो चुकी थी। सिक्योरिटी सरबराह होने के बावजूद सद्दाम बागी ख्यालात रखने वाले लोगों को पकड़कर ज़ाती तौर पर उन्हें टॉर्चर किया करता था। इसके टॉर्चर करने के तरीक़ेकार को मनफी शोहरत हासिल होने लगी। इसके टॉर्चर के कमरे का नाम अजाब का महल पड़ गया। इसी अजाब के महल में बागियों को तरह तरह से टॉर्चर किया जाता, बल्कि कहा जाता है कि सद्दाम लोगों को टॉर्चर करने के बहुत से नए तरीक़ों का मूजिद भी है। अगली एक दहाई तक सद्दाम लोगों को टॉर्चर करने की 160 टेक्निक्स का माहिर हो चुका था। इन टेक्निक्स में लोगों को मुख्तलिफ तरीके से जलाना, कोड़े मारना, खाल उतारना, बिजली के झटके देना, छत से मुख्तलिफ अंदाज में लटकाना, मुख्तलिफ तरह से सांस रोक देना, तेज़ाब में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से डुबोना और बागियों की आंखों में सिगरेट बुझाने जैसे तरीके शामिल थे। सद्दाम अपने काम का माहिर माना जाता था। जनरल बकर सद्दाम की कारकर्दगी से इस कदर खुश और मुतासिर था कि उसने सद्दाम को नायब सदर मुकर्रर कर दिया। नायब सदर मुकर्रर होते ही सद्दाम की किस्मत का सितारा पूरी आबोताब से चमकने लगा। वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। हुकूमत पर इसकी गिरफ्त मजबूत होने लगी। किस्मत की देवी इस पर मेहरबान हो चुकी थी।
माँ की तरफ से ठुकराए गए, मरते मरते बच जाने वाले, जान के खौफ से मफरूर रहने वाले सद्दाम की मंजिल बस अब कुछ ही फासले पर रह गई थी। नायब सदर बनते ही सद्दाम ने अपनी तवज्जो इराक की एक अक़लियत की तरफ मरकूज की। ये अक़लियत यहूदी थे। उसके पीछे सद्दाम के दो मकासद थे। पहला ये कि सद्दाम खैरुल्लाह तलफा की बचपन की तरबियत की वजह से पहले ही यहूदियों का जानी दुश्मन था। दूसरा, इराक में वैसे भी यहूदियों से नफरत पाई जाती थी और यहूदियों को ठिकाने लगाकर अवाम में मकबूलियत हासिल करना आसान था। सो एक तीर से दो शिकार। सद्दाम की ताकत में इजाफा उस जंग के बाद हुआ जिसे 6 रोज़ा जंग के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि ये 6 दिन तक जारी रही थी। ये जंग इसराइल और मिस्र, जॉर्डन, शाम के दरमियान लड़ी गई। इराक ने भी जंग में अपने फौजी भेजकर भरपूर किरदार अदा किया, मगर इसराइल तमाम मुसलमान ममालिक को आलमी ताकतों की मदद से भरपूर नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। यही वजह थी कि यहूदियों से नफरत तमाम मुस्लिम ममालिक की अवाम में शिद्दत के साथ मौजूद थी। सद्दाम का अंकल खैरुल्लाह तलफा यहूदियों से नफरत का सिर्फ इजहार कर सकता था, मगर सद्दाम ने यह नफरत अमली तौर पर जाहिर करना शुरू कर दी। एक वाक़े में सद्दाम ने 14 यहूदी लड़कों को गिरफ्तार किया और इल्ज़ाम लगाया गया कि लड़के इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इन लड़कों में 17 साल का एक यहूदी लड़का भी शामिल था। सन 1969 में इन तमाम लड़कों को फांसी दे दी गई। फांसी के मनाजिर टीवी पर पूरी दुनिया में दिखाए गए। सद्दाम ने तेज़ी से यहूदियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस वाक़े की 3 दहाइयों के बाद जब सद्दाम की हुकूमत का खात्मा हुआ तो पूरे इराक में सिर्फ 34 यहूदी बाकी थे। मगर सद्दाम को ये बात मालूम थी कि दुनिया का अजीम तरीन लीडर बनने के लिए सिर्फ यहूदियों को ठिकाने लगाना और अवाम को खुश करना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि इसके लिए उसे इराक को एक मजबूत मुल्क बनाना होगा। जनरल अल बकर की मुकम्मल पुष्टपनाही के साथ सद्दाम ने इराक में माशी और माशरती इनकलाब के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। सन 1972 में उसने इराक के तेल की मुकम्मल इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दी, जिससे तेल का मुकम्मल कंट्रोल हुकूमत के पास आ गया। तेल से हासिल होने वाले पैसे से बड़ी तेज़ी से इराक में तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। ये इराक का सुनहरी दौर था। गरीब लोगों की ज़िंदगी आसान थी, तालीम आम थी, नौकरियों की फरावानी थी और हर तरफ खुशहाली आ रही थी। ये सद्दाम ने कर दिखाया था और सद्दाम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बात बावर की कि पूरी आवाम को ये मालूम हो कि ये कमाल सिर्फ़ और सिर्फ उसने किया है और वो कौम का हीरो है। तरक्की और खुशहाली के हवाले से कज़ाफ़ी, सद्दाम और हिटलर की हिकमत अमली में बहुत मुमासलत पाई जाती है। तीनों ने ही अवाम की हिमायत हासिल करने और मुल्की मामलात में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए यही हिकमत अमली इस्तेमाल की। सद्दाम कौम का हीरो बन चुका था। सद्दाम इराक में अपने मुखालफिन का खात्मा कर चुका था और अपने तरक्की पसंदाना रवैये की वजह से अवाम में मकबूल था। दिन ब दिन उसकी ताकत में इजाफा होता जा रहा था। 70 की दहाई के वस्त में नायब सदर होने के बावजूद अमली तौर पर इराक के मुकम्मल मामलात सद्दाम ही चला रहा था। ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत जनरल अल बकर की ही थी, मगर अमली तौर पर हुकूमत सद्दाम ही कर रहा था। अब वो सिर्फ दुरुस्त वक्त का इंतज़ार कर रहा था। सब्र ही सद्दाम की सबसे बड़ी ताकत थी जिसने उसे कामयाब बनाया। इस दौरान सद्दाम ने खुलेआम अल बकर की मुखालफत करना शुरू कर दी। सद्दाम का कहना था कि अल बकर अब बूढ़ा हो चुका है, इसमें हुकूमत करने की ताकत नहीं रही, वो मीटिंग्स में अक्सर सोया रहता है। जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो इराक को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचा दूँगा। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि सद्दाम किस चालाकी से हुकूमत पर कब्जा करने में कामयाब हो गया, उसने अपने मुखालफिन का कैसे सफाया किया और ईरान इराक जंग की मुकम्मल सूरत हाल क्या थी और किसे फ़ायदा हुआ। तो सद्दाम अरूज ज़वाल की कहानी की अगली किस्त ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें ताकि हमें आपके ख्यालात का भी इल्म हो सके। इस सीरीज की तमाम मकसाद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम मकसाद आप तक बर वक्त पहुंच सके।